ठीक है। ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है ना सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो चल ही रहे थे। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पॉइंट था, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, है ना? रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें डिस्कस करना है। एक मिनट वेट कर जाओ, स्टार्ट अभी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा देख रहे थे, कोई कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कल आप लोग सबको ही थे बजट के क्लास में, बजट डिस्कशंस के क्लास में? कुछ समझ आया था आप लोगों को? हेलो, काफ़ी लोग थे मुझे पता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बजट कुछ समझ में आया था सर? ये एक ओपन डिस्कशन था। ऐसे आप लोगों का जो लोग सीएस में पढ़ाई करते हो, स्पेशली उन लोगों का बजट से काफ़ी सवाल पूछते हैं, सीएस एंट्रांस में भी, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में भी। ठीक है, और इकोनॉमिकल अपडेट भी है, सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो कल मैं पूछ रहा हूँ कि बजट समझ में आया? कोई कुछ जवाब नहीं दिया फिर। समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, या साइड से निकल गया? मेरा या मिस हो बहुत गया। ज़्यादा? किसका मिस हो गया? ज़ियाउल का? यस। ओके ज़ियाउल, कर लेना, रिकॉर्डिंग है, कर लेना। बहुत बढ़िया था আমিও क्लास। করিনি করিস নি আয়ান? अरे वाह, না, खूब ভালো ডিসকাশন ছিল কালকে। ओपन डिस्कशन था, कोई एज पर सिलेबस नहीं था, पूरा আমার ক্লাস कंट्री। ছিল না, তাই তখন ओके, করতে नो পারিনি। इशू। पूरा कंट्री का डिस्कशन था। निर्मला सीतारमन जी जो भी चीज़ें कहा है, वही बजट पे डिस्कशंस हुआ था। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ मैं कवर भी नहीं कर पाया, बिकॉज बहुत लेंदी था। फिर भी जितना हो सकता है मैं पूरा किया। बाकी थोड़ा बहुत कुछ अपडेट अगर रह गया तो बीच बीच में किसी किसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। तो लास्ट का रिवॉक्स, 30 मिनट्स मेरा छूट गया। ठीक है, मैं सभी को शेयर कर दूंगा, और नोट्स वगैरह जो था ना उसमें, प्रेजेंटेशंस जो था वो भी मैं सबके साथ शेयर कर लूँगा। तो फिर हाँ सर, मेरा भी छूट गया सर। हाँ, मुझे पता है, और भी 2-3 जन का हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ओके? और मैं वीडियो को आज ऑफ रखता हूँ, बिकॉज काफ़ी नेटवर्क का इश्यूज़ है। ओके, स्क्रीन शो हो रहा है सर? हाँ सर। यस। ओके, ठीक है सर। ओके, देखो, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है? तो जैसे कि इतना देर से आप सभी कोई एक पॉइंट देखे थे कि इससे पहले का कुछ बेसिक क्लास जिनका मिस हुआ, जैसे नंदिनी इज हियर, नंदिनी का कुछ बेसिक क्लासेस मिस है। नंदिनी तू कर लेना, हाँ, मुझे एक बार बोलना, मैं उसको शेयर करूँगा। तू मुझे पूछा भी था कि सर और कुछ है कि नहीं, मैं शेयर कर लूँगा, मुझे याद है। नंदिनी, आवाज़ आ रहा है ना मेरा? ओके सर। ओके, हाँ सर। ठीक ओके। है। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है?
तो व्हाट इज दिस रिवोकेशंस ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? तो सबसे पहले तो एक पुराना बात मुझे बार बार मैं रोज करता हूँ, तो वो वाला बात मैं फिर से एक बार आज दोहराऊंगा। हर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट में बात मैं ये वाला करता रहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई भी किसी भी चीज़ का बिजनेस में जो भी बिजनेस लॉ होता है, बिजनेस लॉ में एक बेसिक चीज़ें हर बार हम लोग सुनने का कोशिश करते हैं या बोलते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें क्या होता है? ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है। अब देखिए दुनिया में हर एक चीज कोई भी बिजनेस लेवल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस तो होना जरूरी है, चाहे एक छोटा सा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो या बहुत बड़ा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर एनीथिंग एनीथिंग बिग हो स्मॉल हो, बट कॉन्ट्रैक्ट तो होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ऑफर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बन जाता है एग्रीमेंट। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बन जाता है एग्रीमेंट, एंड बाद में इस एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बात आप लोग सुन सुन के शायद कान पक चुका होगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट। अब आज का जो टॉपिक है इसमें कह रहे थे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या कोई ऑफर को रिवोक कर सकता है? रिवोक मतलब क्या है? इफ देयर आर specific requirements governing making an offer and the acceptance of that offer, we also have specific law governing their revocation। मतलब क्या एक बार किसी को कुछ ऑफर करके क्या उसको फिर से वापस किया जा सकता है या एक्सेप्टेंस को वापस किया जा सकता है? दैट इज द थिंग। रिवोकेशन मतलब छोड़ देना, कैंसिल कर देना। रिवोकेशन का बेसिक मतलब होता है जो हुआ था उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। तो क्या ये लॉ आपको अलाउ करता है कि कोई चीज को एक बार एक्सेप्ट करने के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर ऑफर करने के बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हो? तो चलो आज वही वाला चीज डिस्कस करना है। नंदिनी को थोड़ा सा दिक्कत होगा, नंदिनी आई अंडरस्टैंड, बट जैसे ही तुम इससे पहले वाला जो भी क्लासेस है वो थोड़ा कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सुनो Okay, ध्यान से चुपचाप, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, आगे प्रॉब्लम ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जरूर दिक्कत होगा। अच्छा, if there are specific requirements governing the making of an offer and the acceptance of that offer, you also have a specific law governing the revocations. In term of section 4, communication of revocation of the proposal or its acceptance is complete. Section 4 क्या बता रहे हैं सर? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिवोके मतलब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशंस मतलब ऑफ द प्रपोजल और इट्स एक्सेप्टेंस। मतलब आप किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हो, उसको वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ना भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसको कंप्लीट किसी एंगल से होता है कि नहीं होता? तो चलो एक एक करके ना एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, मजा आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मजा सच में आएगा। ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों बड़ा काम का ही चीज है। एक सेकेंड, आज ये इंटरनेट के चक्कर में सब कुछ अरेंज करने में दिक्कत हो गया। ओके, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखो, बोलते हैं कि एज अगेंस्ट द पर्सन who makes it, the Indian Contract Act 1872, as against the person who makes it, when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, and as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस के साथ चलते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। If you revoke your proposal made to me by a telegram, if you revoke your proposal made to me by a telegram मतलब ये न्यू टेलीग्राम का जो एक व्हाट्सएप जैसा एक ऐप है वो वाला नहीं, पुराने जमाने का टेलीग्राम का बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू रिवोक योर प्रपोजल, जो प्रपोजल तुमको किया गया था अगर तुम उसको कैंसिल करते हो टेलीग्राम के थ्रू से, द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट as far as you are concerned when you have dispatched the telegram, but as far as I am concerned it will be complete only when I receive the telegram। अरे सर, जैसे पुराने दिन में चिट्ठी नहीं आता था टेलीग्राम के थ्रू से, पता है ना सर, टेलीग्राम एक सिस्टम हुआ करता था कम्युनिकेशंस का। हाँ, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ राइटिंग होता था उसमें। टेलीग्राम इंग्लिश पे लिखने का भी
हाँ बोलो। जैसा भी बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू से होता था। वेरी गुड सर। किसी ने कभी टेलीग्राम लिखना सीखे हो? मतलब ये राइटिंग स्किल में भी सीखा जाता था, राइट ए टेलीग्राम। एक सर्टेन लेटर के बेसिस पे उसका ये होता है सर, बहुत फास्ट जाता था। और कितना लेटर यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है, कि जितना लेटर या वर्ड बोलेगा, ऐसा एक लिमिटेशन रहता है टेलीग्राम में। उसी के बेसिस में आपको लिखना होता है। कभी राइटिंग स्किल प्रैक्टिस किए थे कभी भी आप लोग? टेलीग्राम, राइट ए हाँ सर, टेलीग्राम। हाँ फिफ्थ क्लास। हाँ या फिफ्थ ना? क्लास। हाँ फिफ्थ क्लास में सर। फिफ्थ क्लास में, वेरी गुड सर। तो एक ज़माने में था सर ये टेलीग्राम का सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल बात, चिट्ठी का ही मान के चलो आप। तो अगर आपको किसी ने कुछ प्रपोजल किया था, इफ़ यू रिवोक योर प्रपोजल मेड टू मी बाय अ टेलीग्राम, द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट एज फार एज यू आर कंसर्न व्हेन यू हैव डिस्पैच द टेलीग्राम। आप किसी को कुछ चीज़, किसी ने आपको कोई प्रपोजल किया था, आप वो चीज़ कैंसिल कर रहे हो। ठीक है? जैसे मानो किसी ने चिट्ठी लिख के आपको यही बोला था कि भाई मैं आपको प्यार करता हूँ। ठीक है, सिंपल बात है, चिट्ठी दिया था आपको, या आपको प्रपोज किया था चिट्ठी लिख के, एकदम डायरेक्ट बोल दिया। ऐसे वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है, मतलब चारों तरफ मैं स्टेटस देख रहा हूँ कि वैलेंटाइन वीक्स है। 7 तारीख से चालू हुआ और 14 तारीख को खत्म होगा। सही है सर, आप लोग जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा जानते हो। हाँ सर। हाँ, तो वही है, देखो यस। आयुष के मुंह से एकदम लड्डू फूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो चाहे कोई भी वीक चले, बट एक बात आप समझना कि चिट्ठी आया था टेलीग्राम में प्रपोजल का, अब उसको कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, 7 तारीख को चिट्ठी आया, 14 तारीख को कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ब्रेकअप डे बन रहा है। तो इफ यू रिवोक योर प्रपोजल टू मी बाय अ टेलीग्राम, द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट एज फार एज, जब भी तुम चिट्ठी छोड़ दे रहे हो, टेलीग्राम छोड़ रहे हो, उसी टाइम पे तुम्हारे तरफ से तो वो रिवोक हो गया। बट वो जिस बंदे के पास जा रहा है, उसके पास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो दोनों तरफ से कंप्लीट तभी होगा जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो एज रिगार्ड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, if you go by the above example, I can revoke my acceptance of your offer by a telegram. This revocation of acceptance by me will be complete when I dispatch the telegram, and against you it will be complete when it reaches you. मतलब मेरे तरफ से कंप्लीट होगा जब मैं उसको डिस्पैच कर रहा हूँ, और जिसको मैं डिस्पैच कर रहा हूँ उसके तरफ से कंप्लीट होगा जब उसके हाथ में मिलेगा। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज व्हेन ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। सबसे बड़ा सवाल जो है कि प्रपोजल को कैंसिल कब किया जा सकता है, मतलब ऐसा कौन सा सिचुएशंस है जिस सिचुएशंस पे प्रपोजल को रिवोक किया जाता है। ठीक है, तो चलो वही वाला इंटरेस्टिंग एरिया है इस टॉपिक का, जो आपको धीरे धीरे डीप लेके जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, तो आई थिंक धीरे धीरे डीप पहुंच भी जाओगे। तो सवाल ये सर कि as regard revocation of acceptance, if you go by the example, ये तो हो गया, but the important question of consideration is when a proposal can be revoked and when can an acceptance be revoked। कब एक proposal cancel होता है और कब एक acceptance cancel होता है। कोई बोलेगा सर जब दोनों में बनती नहीं है या बनता नहीं है तब होगा। नहीं सर, वो वाला अलग बात, बनता बनती का बात नहीं है। दिस क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वेश्चंस व्हेन द रिवोकेशन इज कंप्लीट। मतलब when the revocation is complete से भी ज्यादा प्रॉब्लम है when a proposal can be revoked or when an acceptance can be revoked। ordinarily the offer can revoke his offer and the offerer can revoke his offer। जो ऑफर कर रहा है वो अपना ऑफर कैंसिल कर रहा है, मतलब वो पहले ऑफर किया था फिर बाद में ऑफर को विथड्रॉल कर रहा है। ordinarily the offerer can revoke his offer before it is accepted। acceptance के पहले ही अगर वो हटा ले तो उसको मान जाया जाएगा। if he does so, if the offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer। चलो कुछ एग्जांपल्स है जो आपको मैटर को और अच्छे से समझाएगा। मजेदार बिजनेस पॉइंट है सर, ध्यान से सुनो। द बीडर एट एन ऑक्शन सेल, द बीडर एट एन ऑक्शन सेल may withdraw his bid। बीडर एट एन ऑक्शन सेल में विदड्रॉ मतलब रिवोक, हाँ विदड्रॉ मतलब रिवोक, हाँ कैंसिल। ओके, पहले बोला था बाद में कैंसिल कर दिया। ए बीडर एट एन ऑक्शन सेल में विदड्रॉ हिज बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनियर बाय फॉल ऑफ हैमर। हेलो सर, आप लोगों ने कभी ऑक्शन हॉल देखे हो सर? ये चीज़ मैं पहले भी कभी क्लास में बात किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ऑक्शन हॉल, ठीक है, ऑक्शन हॉल में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को नीलामी में दिया जाता है सर। ऐसे बहुत सारा रियल लाइफ में बहुत सारा बिजनेस भी होता है ऐसा। जैसे मेरे घर में मेरे पापा करते हैं ऑक्शन हॉल में। जैसे आईपीएल में भी आप लोग सुने होंगे, है ना? आईपीएल वाला ऑक्शंस भी तो आप लोग सुने होंगे। आजकल तो आईपीएल ऑक्शंस में
सचिन तेंदुलकर हाँ का सर, लड़का हाँ। का भी नाम आया है, न्यू अपडेट है, खबर है सर? यस सर। यस सर। यस सर, सचिन का लड़का, वो बॉलर है सर, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर है। देखा जाएगा कि कोई लेता है कि नहीं उसको, ऐसे वो खेलता है मुंबई के लिए। अच्छा, ये देखो ऑक्शन हॉल में बहुत सारे लोग मतलब कोई भी चीज़ में बीट चल रहा है तो उसमें ऑक्शनियर भी होते हैं, ठीक है? तो जो ऑक्शनियर होगा ना वो हैमर फॉल करके ना एक्सेप्टेंस देता है। जैसे मानो कि दाम में बोली लगता है, किस तरह का बोली लगेगा? यहाँ पर मुझे ओरिजिनल इमेज नहीं दिख रहा है, हाँ कुछ इस तरह का बोल सकते हो, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ, ठीक है? इसके पास ना एक हैमर होगा, ऑक्शन हॉल हैमर फॉल। इमेज देखने से ना एक अच्छा होता है कि मतलब दिमाग में ना छप जाता होगा, ये कुछ इस तरह का, ठीक है? मतलब वो एक तरफ में इधर कुछ ऑक्शन हो रहा था और दूसरा साइड में इधर ऑक्शनियर जो है वो हैमर फॉल करके, जैसे मानो कि कोई भी एक चीज था जिसका वैल्यूएशन है, जैसे अभी सचिन का बात उठा, सचिन का बल्ला का ऑक्शन चल रहा है, जैसे सचिन बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उसका बल्ला खरीदने के लिए बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, करोड़ों दाम पे बिकेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? सचिन बहुत सारा बैट से खेला है, जैसे मानो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2003, वो टीवी में बहुत बार आता है, सचिन एक बहुत बड़ा छक्का लगाता है शोएब अख्तर को, मानो कि वो बैट पाने के लिए भी लोग बहुत दाम लगा सकता है। ये सर नो सर? हेलो, यस सर। यस ना? यस सर। तो सचिन का वो वाला जो बैट है, वो बैट का दाम स्टार्टिंग ऑक्शन ने एक बेस प्राइस रखा, सपोज बेस प्राइस रखा 50,000, ओके 50,000, और फिर उसके बाद बोला कि अगर किसी को लेना है तो डबल काउंट करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा? 1 लाख। नेक्स्ट प्राइस क्या होगा? 1 लाख ना, डबल डबल करना होगा। फिर तो इस तरह से जो मिनिमम बेस प्राइस 50 रखा, उसके बाद जब भी आपको बीट करना है तो आपको एक ही चीज करना है कि 50,000 फिर 1 लाख फिर 1,50,000, इस तरह से चलते चलते जब दाम पहुंचा 1 करोड़ का, ऐसा करते करते 1 करोड़ दाम पहुंच गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है? ऐसा हो सकता है। तो फिर उस टाइम पे आपको क्या करना है कि ऑक्शनियर जो है वो यहाँ पर क्या करेगा कि जिस पर्टिकुलर दाम पे 1 करोड़ दाम पे आपने बीट कर किया था और वो यहाँ पर हैमर फॉल किया, लेकिन वो हैमर फॉल करने से पहले अगर आप ना बोल दो ना, मतलब इतना सा डिस्टेंस है आपके पास, इतना सा डिस्टेंस है, हैमर फॉल हो जाएगा तो आपको एक्सेप्टेंस लेना ही पड़ेगा, लेकिन बिफोर दैट इफ यू रिवोक योर ऑफर देन आपको 1 करोड़ से वो बैट खरीदने का जरूरत नहीं होगा। बात कुछ समझ में आया सर? इस हैमर का बहुत वैल्यू है, ये हैमर मतलब एक्सेप्टेंस माना जाता है, ऑक्शनियर ने हैमर मार दिया मतलब आपको करना ही पड़ेगा। आप लीगल पॉइंट में आ जाओगे, जानते हो, आप लीगलिटीज में आ जाओगे कि भाई बीट करके अगर बाद में आप पैसा नहीं देते हो ना, पेनल्टी आएगा, इस तरह का ऑक्शंस में आपको आगे बहुत सालों के लिए बैन किया जाएगा और पेनल्टी भी आता है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर। यस सर। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आई होप अभी थोड़ा बहुत समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि कब क्या रिवोक हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर जो पहला एग्जांपल था, आई थिंक क्लियर है, द बीडर एट एन ऑक्शन सेल में विदड्रॉ, मतलब बीड कौन कर रहा है? जिसको खरीदना है, जिसको बाई करना है, ऑक्शंस में नीलामी चल रहा है, जो खरीदना चाहता है वो बीड कर रहा था। द बीडर एट एन ऑक्शन सेल may withdraw his bid before it is accepted by the auctioneer by fall of hammer. An offer may be revoked. An offer may be revoked by the offerer before its acceptance, even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time. So long as it is a mere offer, it can be withdrawn whenever the offerer desires. ध्यान से सुनिएगा, ऑक्शन सेल में तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आपको ऑफर को रिवोक करना है, बट कह रहा है कि एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड टू होल्ड इट ओपन फॉर ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक वो ऑफर को रखना चाहता है। सो लॉन्ग एज इट इज ए मेयर ऑफर, जब तक ये एक ऑफर के तौर पे मार्केट में रह सकता है। इट कैन बी विदड्रॉन वेन एवर द ऑफरर डिजायर्स, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से पहले वो कभी भी अपना ऑफर को विदड्रॉन कर सकता है।
तो ये ऑफरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दिन तक ऑफर को रखेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं आपको कि एक ऑफर मार्केट में आया है, सेल का ऑफर। ऐसे सेल और एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट ऑफर का एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा फर्क है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये वाला मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि भाई एक दुकानदार मार्केट में ऑफर किया है, ठीक है, सेल वाला ऑफर। तो सेल ऑफर कैसे चलता है? सेल ऑफर पोस्टर। तो दुकानदार ने इस तरह का कुछ मार्केट में पोस्टर डाला सेल ऑफर का, ठीक है। ये मैं रैंडमली लिखता रहता हूँ कि अगर कुछ दिख जाए तो इमेज टाइप का, ठीक है। ऐसा सच कुछ मिला नहीं मुझे, ठीक है। वो जो भी मुझे दिमाग में इस टाइम पे फील होता है मैं करता रहता हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो भी है आपको दिख रहा होगा कि मेगा सेल 60% ऑफ, लिमिटेड ऑफर लिखा ना सर, लिमिटेड ऑफर। लिमिटेड ऑफर मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर वो उसको हटा देगा। तो ये डिपेंड करता है। स्पेशल ऑफर शॉप एंड सेव $5 to $10 सेल सैटरडे सेकेंड, सैटरडे क्या लिखा सर, सैटरडे टू संडे, है ना, सैटरडे सेकेंड टू 3 मार्च तक, इस तरह का कुछ बोला है यहाँ पर। दिस वीकेंड सेल 70%। इसका मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो अपना ऑफर छोड़ के रख रहा है, और उससे पहले वो उसको हटा भी सकता है। इट्स डिपेंड ऑन दी ऑफरर। क्या बात समझ में आ रहा है सर? बोलिएगा। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। नंदिनी बुझते पाরছিস? अगर नंदिनी को समझ में आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको तो समझ में आ ही रहा है। हाँ सर। थैंक यू नंदिनी। चलो, उसको समझ में आ रहा है क्योंकि नंदिनी ने प्रीवियस क्लास नहीं किया था, प्रीवियस 2-3, तो फिर उसको कनेक्ट करने में दिक्कत हो सकता है। ओके, अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 59 में देखो, अनदर एक्स ऑफर्ड टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस। एक बंदा है जो ऑफर कर रहा है 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस एंड promised to keep it open for acceptance by Y till 6 PM of that day। तो ऐसे बेल्स ऑफ कॉटन का मतलब होता है नो, वो जो कॉटन होता है ना सर, कॉटन का ना मतलब एक रोलिंग होता है, रोल टाइप का, ठीक है। बेल्स ऑफ कॉटन मतलब कुछ इस तरह का कॉटन का रोल होता है। ये देखो, कभी मैंने पहले भी किसी को दिखाया था, इस टाइप का होता है बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है। ये सब कॉटन है, इसका इसको बोलते हैं बेल, ओके, इसको बोलते हैं बेल्स। तो आपके दिमाग में रह जाएगा सर कॉटन का बेल क्या होता है, ठीक है। तो एक्स ऑफर्ड टू सेल 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस, ओके। एक सर्टेन दाम हो सकता है कि 20,000 रुपीज करके एक एक बेल का दाम, ये भी हो सकता है 10,000 हो, 20,000 हो। एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर ए एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे। तो जिस दिन ऑफर किया था उस दिन शाम को 6 बजे तक का ऑफर था। बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड, बट एक्स ने क्या किया, उसी टाइम से पहले 6 बजे से पहले जेड को सेल कर दिया। Y accepted before 6 PM, but after the revocation by X, in this case it was held that offer was already revoked. In this case ये क्या माना जाएगा, offer was already revoked. तो in terms of section 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से आपको इस मैटर को समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनो। एक्स ने ऑफर किया था 50 बेल्स ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर, मतलब ये रखा था कि प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस बाय वाई टिल 6 PM, ठीक है। मतलब एक्स ने बोला था कि मैं इसको सेल करना चाहता हूं एक सर्टेन दाम पे 6 बजे के अंदर, लेकिन उससे पहले जेड आ गया एक्स के सामने, और वाई जो है उसने एक्सेप्ट किया 6 बजे से पहले, बट एक्स ने उसको सेल कर दिया ना जेड को। तो फिर जैसे ही एक्स ने जेड को सेल कर दिया तो एक्स के साथ वाई का जो ऑफर था वो क्या हो गया? हेलो, रिवोक रिवोक्ड हो गया। রিভোক हाँ बोलो, कोई স্যার कुछ कहना এখানে चाहता है? মানে এক্স যে সেল করেছে জেড কে
Before that, did he revoke, or the selling of the goods is the revocation? I have a to sound a compilum. Hello. হ্যাঁ, x y এর আগে z কে সেল করেছে, so did he revoke the offer to y before selling it to z, or the selling is the revocation? ना, यहाँ पर रिवोकेशन मैं समझ गया तेरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर रिवोकेशन क्या हुआ है कि यहाँ पर देख, कहानी एकदम सिंपल समझे। एक्स ने ऑफर किया था 50 बेल्स ऑफ कॉटन सेल करेगा सर्टेन दाम पे, एंड प्रॉमिस भी किया था टू कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, कि वो अगर जैसे होता है ना कि तुम किसी दुकान में जाते, वो तुला बेचता है या फिर कुछ और भी बेचता है, और तुम उसको जाके बोले कि भाई मुझे ये वाला चीज़ लेना है, वो दुकानदार भी आपको ऑफर कर रहा था, और तुम उसको जाके जैसे ही बोले कि भाई ये वाला चीज़ रखना, तो वो बोला कि देख भाई शाम को 6 बजे तक मेरा दुकान खुला हुआ है, अगर रहेगा तो ले लेना। ऐसे बोलते हैं ना सर, हम लोग ऐसे बहुत केस में होता है, मार्केट में घूमते रहते हैं और फिर एक जन को बोल के रखते हैं कि दादा ये मेरे लिए रख देना, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ 6 बजे तक ओपन है, अगर लेना है तो उसके अंदर रहेगा तो आके ले सकता है। बाई वाई टिल 6 PM ऑफ दैट डे, बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड। ये जो एक्स ने 6 बजे से पहले ही जेड को सेल कर दिया, दिस इज द रिवोकेशन। मतलब 6 बजे से बाद में तो हो नहीं पाएगा ना, बिकॉज अगर 6 बजे से पहले तो वाई आ गया था। हेलो सर, वाई एक्सेप्टेड बिफोर 6 PM। शाम को 6 बजे से पहले तो वाई ही आ गया, तो 6 बजे के बाद वाला तो बात है ही नहीं। मतलब यहाँ पर मतलब रिवोकेशन क्या हुआ है, एक्स ने जो जेड को सेल कर दिया वो एक्चुअल में 6 बजे से पहले ही, मतलब वाई से पहले जेड आ गया था और एक्स ने जेड को सेल कर दिया, और ये जो सेल हो गया ना, ये जो सोल्ड सिस्टम है यहाँ पर, दिस इज द रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मतलब जो ऑफर एक्स ने वाई को किया था वो रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें वाई क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज ये ऑफरर के ऊपर था, बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, वाई एक्सेप्टेड बिफोर 6 PM बट आफ्टर द रिवोकेशन बाय एक्स, 6 PM से पहले तो किया था, बट एक्स के तरफ से जो रिवोकेशन था वो पहले हो गया बिकॉज जेड सामने आ गया पहले। बात समझ में आ रहा है? अरे बात वही हो गया ना कि वही, अगर आप लोगों की भाषा में अगर मैं थोड़ा बताऊं, मतलब ये बड़ा इजी अंडरस्टैंड होता है सबको। वो एक लड़की है और 2 लड़का है, ठीक है। तो लड़की ने बोला कि देखो मुझे दोनों पसंद है, लेकिन जो पहले मुझे प्रपोज करेगा मैं उसी के साथ इस बार वैलेंटाइंस डे में डेट पे जाऊंगा, ठीक है। तो अब टाइम भी देख के रखा था कि 13 फरवरी सुबह 12 बजे से पहले, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि जब सपोज मानो यहाँ पर भी बात हुई होगा, एक्स वाई और जेड का बात है, एक्स है लड़की और जेड एंड वाई है लड़का दोनों, ठीक है। अब वाई आया तो पहले 12 बजे से पहले, बट उससे पहले जेड आ गया, तो एक्स किसके साथ जाएगा डेट पे 14/5 को? बोलो सर। जेड के साथ। विश्वजीत को ये सब बहुत ज्यादा समझ आता है, मैं देख रहा हूँ। ओके ठीक है सर, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हाँ, नथिंग एल्स। आई थिंक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। In terms of section 5 of the act, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance. तो सेक्शन 5 क्या कह रहा है सर? इसी पॉइंट के रिगार्डिंग सेक्शन 5 यही कहता है सर, the act of a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. An acceptance may be revoked at any time before the communication. ये प्रोपोजर की तरफ से भी बात था और ये एक्सेप्टेंस की तरफ से बोल रहा है, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक, मतलब एक्सेप्टेंस भी कैंसिल हो सकता है एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, प्रोपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, एक्सेप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके example 60, he proposes by a letter sent by post, he proposes by a letter sent by post to sell his house to B। ए ने प्रपोज किया लेटर लिख के, by a letter sent by post to sell his house to B। B accept the proposal by a letter, B भी
लेटर लिख के ही बता रहे हैं ना, जिस वे में कम्युनिकेशन हो रहा था उसी वे में दोनों कम्युनिकेशन कर रहा है। ए प्रपोज कर रहा है बाय ए लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय ए लेटर सेंड बाय पोस्ट। ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ध्यान से सुनिए सर। Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the later communicating it reaches A, but not afterwards. मतलब क्या चल रहा है? मतलब क्या चल रहा है? An acceptance to an offer must be made before that offer lapses or is revoked. The law relating to the revocation of offer is the same in India as in England. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो इंडियन जो करंट लॉ चलता है ये सारा का सारा ब्रिटिश का बना हुआ था। स्पेशली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये भी 1872 का है, और 1872 में एक्चुअली इंडिया में ब्रिटिश लॉ ही चलता था बिकॉज ब्रिटिश का कॉलोनी था इंडिया। आई थिंक यू ऑल नो दिस थिंग्स। 1947 से में हम लोगों को इंग्लैंड से आज़ादी मिला था, है ना। तो इंग्लैंड इंडिया को कॉलोनी बना के रखा था, तो इसीलिए इंडिया में मैक्सिमम लॉ इंग्लैंड लॉ से काफ़ी ज़्यादा लिया है, मतलब हम लोग वहीं से मैक्सिमम चीज़ लिए हैं, लेकिन बहुत सारा चेंजेस भी किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं सर, द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड, बट द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। रिवोकेशन ऑफ ऑफर दोनों जगह में इक्वल है, बट रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों जगह में अलग है। तो ये फर्क थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आई थिंक एग्जाम्पल 60 क्लियर नहीं हुआ। क्या मैंने सही बोला? एग्जाम्पल 60 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? हेलो? यस सर। मतलब यस सर मतलब क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया? अरे वाह, फिर भी मैं बोलूँगा। आदत जो है सर सबको समझाना है, हो सकता है किसी को समझ ना आए। तो ए यहाँ पर प्रपोज किया था लेटर से, सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। बी को वो घर वो मतलब सेल करने के लिए प्रपोजल दे रहा है लेटर लिख के। बी भी एक्सेप्ट कर रहे प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए बात को। हाँ, ए जिसने घर सेल करने का प्रपोजल दे रहा है वो रिवोक कर सकता है प्रपोजल को। A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance। मतलब बड़ा सिंपल हो गया, जिनको समझ में आया वो समझ ही गया इस तरह का ये पॉइंट देख के कि भाई B जब एक्सेप्टेंस लेटर लिख रहा था, वो एक्सेप्टेंस लेटर लिखने से पहले अगर A ने दूसरा एक लेटर सेल मतलब शेयर कर दिया रिवोकेशंस का at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, मतलब बी का लेटर लिखने से पहले अगर ए ने फिर से रिवोकेशंस वाला ऑफर लेटर ऑफर दे दे तो फिर वो इसका ऑफर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सर? बट उसके बाद नहीं, मतलब बी का एक्सेप्टेंस लेटर जाने से पहले, मतलब बी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिख दिया उसके बाद ए ने लेटर लिखना चालू किया रिवोकेशंस का, तब नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है सर? बी अगर एक्सेप्टेंस लेटर लिखना चालू कर दिया, ठीक है, मतलब चालू करके पोस्ट कर दिया, उसके बाद एक को लग रहा है नहीं मुझे ऑफर नहीं करना है मैं रिवोक करना चाहता हूं, तो क्या बात बनेगा? हेलो? नो सर। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेटर एक बार बी का पोस्ट हो जाए एट द मोमेंट, ठीक है, उसके पहले एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले अगर ए ने दूसरा एक लेटर पोस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस में ही पोस्ट कर दिया या ईमेल में पोस्ट कर दिया, तो फिर देखा जाएगा कि भाई ए का रिवोकेशन ओके है। सेम टू सेम वेयर बी में रिवोक इज एक्सेप्टेंस, ये जो बी है ये भी तो एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ यस मैं घर को लेना चाहता हूं, ठीक है। बी में रिवोक इज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। मतलब ए का जो भी रिवोकेशन मतलब जो भी एक्सेप्ट मतलब ऑफर आ रहा था, ऑफर आया उसके रिवोकेशन के बाद बी में रिवोक इज एक्सेप्टेंस, मतलब बी भी चाहे तो अपना रिवोकेशन कैंसिल कर मतलब अपना एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस। जिस कम्युनिकेशन से वो ए को लेटर लिख रहा है, ए का अगर कोई लेटर उसके पास फिर से आ जाए, ठीक है, उसके बाद अगर बी उसको इग्नोर करता है तो नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सर पॉइंट? मतलब बी को भी एक सही टाइम पे ही एक्सेप्टेंस लेटर सेल करना चाहिए ना, कि अगर बीच में ए ने कोई कम्युनिकेशंस कर दिया कि यस तो फिर एक्सेप्टेंस मान लिया, ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बी रिवोक करना चाहता है तो ए का एक्सेप्टेंस लेटर आने से पहले ही हो जाना चाहिए।
यस और नो सर, बोलो। यस सर। अब मन में सवाल जरूर आ सकता है सर, मतलब कैसे समझ में आएगा सर? टाइम, कौन किस टाइम पे पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं, इसका टाइम तो मतलब रजिस्टर्ड किया जाता है ना, या फिर ईमेल में भी तो उसका डेटा रह जाता है। जब हम लोग किसी को ईमेल करते हैं, अगर पोस्ट का बात चल रहा है यहाँ पर, तो पोस्ट में, अगर ईमेल का बात होगा तो ईमेल में भी सेम टू सेम उसमें भी टाइम रजिस्टर रहता है कि कब किस टाइम पे जीमेल है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड हो जाते हैं, कब किसने कब कौन सा चीज दिया, तो झूठ बोलने का कोई जगह नहीं रहता। आई थिंक रिवोकेशंस का जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है, लेकिन इसे में एक बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ से इंस्पायर है। ओके सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, ओके, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज उस टाइम पे इंग्लिश का कॉलोनी था, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बोल रहा था। द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम इन इंडिया एज इन इंग्लैंड, बट द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। इन इंग्लिश लॉ, द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, जिस टाइम पे किसी बंदे ने किसी चीज का एक्सेप्टेंस एक बार एक्सप्रेस कर दिया, दैट मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। मतलब एक बार आपने एक्सप्रेस कर दिया, द मोमेंट ए पर्सन एक्सप्रेस हिज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, द मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड सच एन एक्सेप्टेंस बिकम्स इररिवोकेबल, उसको और वापस नहीं लिया जा सकता। वेर इट इज मेड ओरली और थ्रू द पोस्ट। इन इंडिया, इन इंडियन लॉ, द पोजिशन इज डिफरेंट एज रिगार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। मतलब पोस्टल केस में, जैसे यहाँ पर बी का जो हो रहा था ना, ए ने भेजा लेटर, बी ने भी अपना एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन बी का एक्सेप्टेंस लेटर ए के पास पहुंचने से पहले बी का एक्सेप्टेंस लेटर, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पोस्टल में इंडिया में क्या हो रहा था, एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा मैटर को आसान कर देगा, थोड़ा सा आसान तो जरूर हो जाएगा। ए बी को लेटर दे रहा था घर बेचने का, ये इसका ऑफर लेटर था, और बी ए को एक्सेप्टेंस लेटर लिख रहा था। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन पे बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। अब एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन किसके तरफ से होगा, ए के तरफ से होगा या बी के तरफ से होगा? बोलिएगा। हेलो, बी। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन बी के तरफ से होगा, है ना? सबको समझ में आ रहा है? Yes. आयन तो जवाब दे रहा है, मैं सुन रहा हूँ, बट मैं सभी को पूछना चाहूंगा, ये सर नो सर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन Yes, sir. तो बी के तरफ से होगा, ठीक है। तो अब बी जो है, इसने तो एक बार एक्सेप्टेंस के बारे में बोल दिया ना सर, इसने तो एक बार एक्सेप्टेंस के लिए बोल दिया। अब एक बार एक्सेप्ट करने के बाद तुम इसको रिवोक कैसे करोगे? चलो मैं आयन से ही पूछूंगा, क्योंकि आयन ने जवाब अच्छा दे रहा है। तो आयन प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर कि अगर बी ए को एक्सेप्टेंस रिवोक करेगा तो कैसे करेगा? স্যার বি will এটা বি will revoke it before মানে the মানে knowledge of acceptance before A gets it, ওটার আগে যদি ও রিভোকেশনটা পোস্ট করে দেয় তাহলে ও রিভোক হয়ে যাবে। तो कैसे हो सकता है? ऑलरेडी तो एक्सेप्टेंस लेटर तो इसने पोस्ट कर दिया, স্যার एक्सेप्टेंस বি लेटर যদি तो, মরে যায়, हाँ, বি যদি মরে যায়, ডেথ হয়ে যায়, তাহলে अब डेथ का सवाल कहाँ से आ रहा है? अरे जी, तो पागल हो गया है, डेथ का सवाल कहाँ से आ रहा है? স্যার স্যার সাম আদার মিনসে যদি করে মানে বেসিক্যালি এর আগে করতে হবে, মানে বিফোর নলেজ ওয়াজ টু এ, এর আগে ওকে রিভোক করতে হবে। কারণ একবার যদি, কারণ আমরা যখন দেখেছি অ্যাকসেপ্টেন্স ও যে ইফ এ গেটস দ্য অফার মানে বিফোর রিভোকেশন যে হি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড, তারপর তো হয়ে গেছে। এখন নাও ইটস আপ টু বি টু কি বলবো পাস দ্য নলেজ দ্যাট হি হ্যাজ রিভোকড। यस, बट ये होगा कैसे? रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल है? क्योंकि ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेटर तो ए के पास पहुंचेगा রিয়েলিটি पहले। এখন অন্য মিনসে, এখন যদি ওটা পোস্ট করে আই থিঙ্ক অন্য মিনসে পাঠাতে হবে, মানে वेरी गुड মানে सर, वेरी गुड, ওটাই হবে। आई अंडरस्टैंड। स्पीड पोस्ट का ऑप्शन है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই। हाँ, ये एक्सेप्टेंस लेटर नॉर्मल पोस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल पोस्ट में गया है। नॉर्मल पोस्ट को जाने में अगर 5 डेज लगता है, और इसका ठीक एक दिन बाद 1 डेज लेटर, स्पीड पोस्ट 2 दिन में पहुंच जाएगा सर, 2 डेज में, ठीक है।
से फॉर एग्जांपल अब ये 5 दिन में जाएगा, लेकिन फिर भी उसका 1 दिन बाद अगर ये रिवोकेशन का एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा है, तो फिर वो भी 3 दिन में इसके पास पहुंच जाएगा। हेलो, ये सर नो सर? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है अभी? अभी क्लैरिटी हो रहा है ना सबको? तभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, सबके दिमाग में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम कर रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन था आई थिंक। यस, ओके। तो अल्टीमेटली इंग्लैंड और इंडिया में फर्क कहाँ हो गया? इंग्लैंड में यही चीज, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको मानना पड़ेगा, है ना? वही यस लाइटेड मैच वाला कॉन्सेप्ट याद है? एक बार हाँ बोल दो या ना बोल दो, जो बोलोगे बोलने से पहले 10 बार सोचो, बट एक बार हाँ बोल दिया तो हाँ बोल दिया। ये हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस स्टार्ट जब किया था उसी टाइम पे बोले थे। हाँ, याद है वो वाला यस जो सर। हाँ सर। वो वाला लाइन क्या था? बोलो। Acceptance is to offer what a lighted match is to a gunpowder. व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ गन पाउडर, एग्जैक्टली वही सिचुएशन। तो इंग्लैंड वाला कॉन्सेप्ट तो वही बता रहे हैं कि एक बार आपने एक्सेप्टेंस कर दिया तो कर दिया, आप उसको घुमा नहीं सकते। बट इन इंडियन लॉ वो भी वही चीज मानते हैं, बट इंग्लैंड में ओरली हो या पोस्टल हो दोनों सेम मतलब होता है। इन इंग्लैंड ओरल हो पोस्टल हो दोनों सेम मीनिंग रखता है, बट इन इंडियन लॉ द पोजीशन इज डिफरेंट एज रिगार्ड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। ओरल कॉन्सेप्ट में इंडियन इंग्लैंड सेम, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, एक बार हाँ बोल के फिर ना नहीं हो सकता। ओके ना? एक बार हाँ बोल के फिर ना नहीं हो सकता, मतलब जो बोल सोचना था पहले सोच लो, बट एक बार हाँ कर दिया तो कर दिया। बट इन पोस्टल केस अगर आपके पास कोई चांस है तो आप चांस का सहारा ले सकते हो। तो इंडियन लॉ आपको एक मौका दे रहा है, जो थोड़ा सा आप बोल सकते हो एग्जेम्पशन टाइप्स, कि थोड़ा सा छूट। सही की गलत सर? थोड़ा सा छूट दे रहा है ना इंडियन लॉ। Yes sir. सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ सर, बोल हाँ रहे हैं कि बोलो। अभी आप बोले कि बी एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस लेटर ए के पास भेज दिया, पोस्ट कर दिया। हाँ। अभी ए के पास एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच गया होगा, और बी इधर से लेटर फिर रिवोकेशन का लेटर फिर सेंड कर रहा है। हाँ, ए तो एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन वो लेटर अभी एक्सेप्टेंस का भेजा नहीं है। तब तक रिवोकेशन का उसके पास पहुंच गया, ए के पास लेटर, तो ऐसे भी रिवोक हो सकता है। समझा नहीं यार। एक बार देखो, मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ए ने बी को लेटर दिया था ना, घर घर सेल करना है बोल के। ऑफर किसका था? ए का था। एक्सेप्टेंस किसका था? इसका था। अब एक्सेप्टेंस ये भेज रहा है ना ए को। अब तुम क्या बोल रहे हो इनकी, बोलो। अब ये वाला एक्सेप्टेंस का लेटर तो इन्होंने पोस्ट कर दिया, हाँ ठीक है। अब रिवोक अगर करना है, मतलब रिवोक मतलब क्या, इसको कैंसिल करना है ना। हाँ। एक्सेप्टेंस बोल दिया, लेकिन उसके बाद पछता रहा है कि नहीं एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तो हम्म। इसको रिवोक करना चाहता है अभी। तो रिवोक करेगा तो ये वाला लेटर जो पोस्ट किया, जो नॉर्मल नॉर्मल लेटर जो गया नॉर्मल पोस्ट में, उससे पहले कोई ऐसा चिट्ठी जाना चाहिए जो रिवोक का लेटर लेके पहुंचेगा, बिफोर द नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट का लेटर पहुंचने से पहले आपका रिवोक का लेटर पहुंचना चाहिए ए के पास, रिवोकेशंस का। अगर ए, इफ ए नॉर्मल लेटर वाला उसके पास पहले पहुंचे और रिवोक का लेटर उसके पास बाद में पहुंचे, तो फिर ये रिवोकेशंस कैंसिल हो जाएगा, रिवोक होगा नहीं। बिकॉज ए के पास जो चीज पहले पहुंचेगा उसी को, इसीलिए डेट लिखना पड़ता है। आप देखते हो ना, आप चिट्ठी लेने के टाइम पे साइन करते हैं कि नहीं करते? हाँ। करते हैं ना? क्यों करते हैं साइन? प्रूफ है। आप भी करते हो, पोस्टमैन भी करते हैं, और पोस्ट ऑफिस के पास तो डेटा होता ही है। तो अगर नॉर्मल वाला ही उसके पास पहुंच गया और रिवोक लेटर बाद में पहुंचा, तो फिर रिवोक कैंसिल, रिवोक नहीं हो पाएगा। बट अगर रिवोक लेटर नॉर्मल लेटर से पहले पहुंचा, तो फिर वो पहले ही मान लेगा कि उसको घर नहीं लेना है। अब तुम्हारा सवाल बोलो, समझ में कुछ तुम्हें आया या फिर तुम्हारा सवाल कुछ और है? समझ में आ गया। आ गया ना? यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। तो सर इंडिया एंड इंग्लैंड का केस भी क्लियर होगा फिर आप सबको। हेलो, यस सर। है दादा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट के बारे में क्या कहते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट कहते हैं कि एज एक्सेप्टेंस इन इंग्लिश लॉ, एक्सेप्टेंस इन इंग्लिश लॉ कैनॉट बी रिवोक्ड, है ना? चाहे ओरल हो चाहे पोस्टल हो, रिवोक होना मुश्किल है। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, रिवोकेशन नहीं होगा। ऑफर रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं हो सकता। इंडिया में भी ऑफर रिवोक हो सकता है, इंग्लिश में भी, इंग्लैंड में भी ऑफर रिवोक हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस के केस में इंग्लैंड आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करने का मौका नहीं देता। सो दैट वंस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रॉपरली पोस्टेड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। Once the letter of acceptance is properly posted, the contract is concluded. In Indian law, the acceptor or can revoke his acceptance. The acceptor can revoke his acceptance anytime before the letter of acceptance reaches the offerer. If the revocation telegram arrives before or at the same time which the letter of acceptance, the revocation is absolute. मतलब वो जो मैं अभी आपको समझा रहा था वही वाला यहाँ पर बोला, कुछ नया बात नहीं है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन हो तो पोस्ट वाला तो समझ में आया, बट कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन का बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओवर टेलीफोन। हाँ, टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना सर, आजकल तो टेलीफोन के थ्रू से खाना ऑर्डर वगैरह सारा का सारा चीज होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन होता है। तो द रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एज वेल एज देयर कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन और टेलेक्स are the same as for the contract made by the mutual meeting of the parties. The contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make it sure that his acceptance is received by the offerer. Otherwise, there will be no contract. As communication of acceptance is not complete, if telephone unexpectedly goes dead during conversation, the acceptor must confirm again that the words of acceptance were duly heard by the offerer. अब टेलीफोनिक सिस्टम में कुछ समझ में आया? एक बार गो थ्रू करो, फिर से एक बार देखो इसको। यस सर। यस सर पूछ। हेलो, गो थ्रू कर रहे सर, बोलो। यस सर। Contract can be made over telephone. The rules regarding offer and acceptance as well as their communication by telephone or telex are the same as the contract made by the mutual meeting of the parties. The contract is formed as soon as the offer is accepted. जैसे नॉर्मल बात हम लोग करते हैं ना, नॉर्मल ओरल जैसे होते हैं, the contract is formed as soon as the offer is accepted, but the offeree must make it sure that his acceptance is received by the offerer. मतलब जो ऑफर कर रहा था उसको भी इसका श्योरेंस, मतलब ये एश्योरेंस भी होना चाहिए या श्योरिटी होना चाहिए कि भाई मैंने जिसको ऑफर किया था उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, अदरवाइज देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये श्योरिटी अगर नहीं है तो मुश्किल है। एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ जैसे कि टेलीफोन अचानक से डेड हो गया, मतलब जिस पे बात हो रहा था वो टेलीफोन किसी के एक का टेलीफोन डेड हो गया, तो मे भी हो सकता है ना कि जो एक्सेप्टर है उसका एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हुआ और ऑफरर को भी पता नहीं चला कि एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हाँ या ना इसका जवाब नहीं मिला ऑफरर को। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। जैसे ये मैं कोलकाता में जब भी रहता हूँ तो कभी कभी जब घर पे थोड़ा सा खाना बनाना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि सारा दिन क्लास का प्रेशर ज़्यादा अगर हो जाए, जैसे नॉर्मली 2-3 क्लास रहते हैं, अगर कभी 4 क्लास हो जाए, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ये रहता है, प्रेशर रहता है, हम लोगों का भी रहता है। तो एक दुकान है उसका नाम है गुप्ताज भेज, ठीक है, ये आपका केष्टपुर VIP रोड में ये वाला दुकान है। तो हम लोग ना यहाँ से बड़ा रेगुलर मतलब जब भी प्रॉब्लम होता है तो ये गुप्ताज भेज से हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं।
तो इनको ना फ़ोन करके भी ऑर्डर दिया जाता है जो, और स्विगी जोमेटो से भी ऑर्डर दिया जाता है। वेज दुकान है, आप लोगों को खाने का मन करे तो कभी आ सकते हो, खुद खा के चले जाना, बट हम यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि गुप्तास वेज में मैंने फ़ोन करके ऑर्डर किया। अब फ़ोन करके मैं बात कर रहा था, दोनों में अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो रहा था। मैंने बोला इसके यहाँ पर कुछ देखो खाना, एक प्लेट दिख रहा है, चपाती है मतलब रोटी, पापड़ है, फ्राइड राइस या वेज पुलाव टाइप कुछ है, पनीर का बटर पनीर, आई थिंक दिस इज़ बटर पनीर, ये कुछ गोभी का सब्जी, एंड आई थिंक दिस इज़ भिंडी का सब्जी। ये सर मुझे थोड़ा आदत है इनका आइटम का, इसलिए मैं फटाफट बोल पाया। एक्चुअली मैं जो बोला सही बोला होगा। अच्छा, अब बात क्या है कि जैसे मानो कि मैंने रोटी बोला, राइस बोला, बट सब्जी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ? मैंने उसको ऑफर किया था कि दादा ये सब होगा, तो उसको एक्सेप्ट करना है, और बीच में फ़ोन कट हो गया, तो क्या गुप्ता वेज मुझे डिलीवरी कर पाएगा सर? नो सर। नहीं सर। समझ में आ रहा है सर? করতে হবে, कॉन्ट्रैक्ट, কনফার্ম করতে হবে। हाँ बोलो सर, कोई कुछ बोल रहा था। है আবার दादा। স্যার ঘুরে অ্যাকসেপ্ট করকে আবার কনফার্ম করতে হবে। हाँ, फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, है ना? तो वही वाला फिर से बोल रहे हैं, द एक्सेप्टर मस्ट कंफर्म अगेन दैट द वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस वर ड्यूली हियर्ड बाय द ऑफरर और नॉट। समझ में आ रहा है सर? तो ये होता है सिस्टम, ठीक है? तो टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी मतलब ये जब भी अगर बाद में कभी मानो कि आपने कुछ भी बोल दिया था, आपने अपने हिसाब से बोल दिया और गुप्तास भेजने कुछ अलग ही ऑर्डर आपको देके चला गया, ठीक है? ये तो प्योर भेज है, दिक्कत नहीं होता है। भेज नॉन भेज में बड़ा दिक्कत हो जाता है सर, ठीक है? तो कोर्ट केस भी आ जाता है। तो इसमें इस बार जोमेटो का एक बहुत बड़ा ऐसा केस भी हुआ था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मार्केट न्यूज़ है तो आप लोग समझ सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना चाहता, बट ऐसे झमेला हो सकता है, और ऐसे केसेस में डबल श्योर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? डबल श्योर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भेज नॉन भेज इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, ये इंडिया बहुत जातीय का देश है, तो बहुत ज़्यादा श्योरेंस होना ज़रूरी है। ओके, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाई कम्युनिकेशन। Revocation of proposal otherwise than by communication. When a proposal is made, the proposer may not wait indefinitely for its acceptance. The offer can be revoked otherwise than by communication or sometimes by lapse. मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को प्रपोज किया और जिंदगी भर वेट करते रहे कभी तो मेरा आंसर आएगा। क्या ऐसा हो सकता है सर? आप किसी को पसंद करते हो, उसको आपने प्रपोज किया जाके, ठीक है? प्रपोज करने के बाद आप वेट कर ही रहे हो, आपको पूरा मन में भरोसा है, हाँ तो बोलेगा, आज नहीं तो कल, 2 साल 5 साल बाद कम से कम तो बोलेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? या फिर हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम होता है? क्या सर बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्टेन टाइम। ऑब्वियसली सर, हर चीज़ का सर्टेन टाइम होता है। तो when a proposal is made, the proposer may not wait indefinitely for its acceptance. The offer can be revoked otherwise than by communication or sometimes by lapse. ठीक है? तो ऐसा कुछ बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, लाइफ में भी होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं। मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर में अगर बात करें तो बाय नोटिस और रिवोकेशन, एग्जांपल देखो, ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स, ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट ₹5,000 थ्रू ए पोस्ट, बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर, ए रिसीव्ड हाईएस्ट बीड फॉर द गुड्स फ्रॉम सी। ए ऑफर्ड बी टू सेल गुड्स एट ₹5,000 थ्रू अ पोस्ट, ये ऑफर पोस्ट में आया था, बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर, बी एक्सेप्ट करने से पहले ए के पास एक अच्छा बीडिंग आया, सी से हाईएस्ट बीडिंग आया, सो ए रिवोक्ड द ऑफर टू बी बाय इन्फॉर्मिंग बी ओवर द टेलीफोन एंड सोल्ड गुड्स टू सी। ऐसे हो सकता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, कि आप रिवोक कर रहे हो, आप पहले उसको खबर कर रहे हो, इत्तला कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना सर, कि भाई मुझे मिल गया ज़्यादा पैसा देने वाला कस्टमर, मैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा इन्फॉर्मेशन चलता है। ओके, अच्छा, बाई लैप्स ऑफ टाइम में भी हो सकता है। द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, एंड वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड, अगर किसी कॉन्सेप्ट में टाइम का कहीं पर कोई कुछ बोला नहीं है, टाइम के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो फिर विद इन ए रिजनेबल टाइम। अब सवाल ये उठ सकता है सर, व्हाट इज द रिजनेबल टाइम?
व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, ये सवाल उठ सकता है कि रीजनेबल टाइम क्या है। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम क्या है ये आपको कैसे समझ में आएगा। एक सेकेंड, it was held in अच्छा, this is for the reason that proposer should not be made to wait indefinitely, proposer indefinite time तक wait ना करे। it was held in Ramsgate Victoria Hotel Company versus Montefiore। ठीक है, ये हुआ था, रियल केस था, 1866 का केस था, LRZ X109 ये केस का नंबर है। ठीक है, राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफ्योरी। देखते हैं अगर ऐसा कुछ केस मिलता है कि नहीं, चलो देखते हैं। बड़ा केस होता है ना तो रहते हैं सर। राम्स गेट विक्टोरिया होटल वर्सेस, बड़ा केस है सर, गूगल करते ही आ गया, इसके ऊपर आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वे में रहेगा तो मैं किताब से, ये देखो यहाँ पर आप अगर बहुत डिटेल्स में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफ्योरी 1866 LR1। जिनको लॉ में दिलचस्पी है, जो लॉ स्पेशली CS वालों के लिए मैं ये सब ज़्यादा दिखा देता हूँ। ठीक है, CA स्टूडेंट्स भी जा सकते हो बिकॉज उन पर भी लीगल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रियल केस इस तरह से आप जाके स्टडी कर सकते हो अपने मर्जी से, अपने लीगल नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए। जितना लीगल चीज़ ना ख़त्म नहीं होता, जितना जानोगे कम है। ओके, तो इसमें क्या हुआ था, दैट ए पर्सन हु अप्लाइज फॉर शेयर्स इन जून, that a person who applies for shares in June was not bound by an allotment made in November. This decision was also followed in India Cooperative Navigation and Trading Company Limited versus Padamsee Premji. However, this decision now will have no relevance in the context of allotment of shares since the Companies Act 2013, जिस आप लोग कंपनीज लॉ पढ़ रहे हो, has several provisions specifically covering these issues. तो ये 1886 के टाइम पे कंपनी लॉ इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम था। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है सर, शेयर का ऑफर था, द पर्सन हु अप्लाइड फॉर शेयर्स इन जून वाज नॉट बाउंड बाय एन अलॉटमेंट मेड इन नवंबर। मतलब अप्लाई किया था शेयर के लिए जून में, नवंबर तक उनको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला, वाज नॉट बाउंड बाय एन अलॉटमेंट मेड इन नवंबर। मतलब जून में ऑफर किया पर नवंबर में उनको मतलब अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ पता ना चला। एंड ये डिसीजंस फॉलो हुआ अगेन इंडिया कोऑपरेटिव नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी के बीच में वर्सेस पदाम से प्रेम जी। ठीक है, तो इसका आज के डेट में कोई रिलेवेंस इसलिए नहीं है बिकॉज कंपनी एक्ट 2013 ये जो मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई करना और उसका एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है ना कंपनी का, ये बड़ा नॉर्मल सा हो गया है आज के डेट में। रूल्स काफ़ी इजी भी, इजी बोल नहीं बोलेंगे बट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट में न्यू कंपनी आता है तो शेयर्स के लिए बताते हैं। ठीक है, शेयर्स के लिए बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बताऊंगा जो रिसेंट ट्रेंड में अपना शेयर लेके आ रहा है, और कुछ कंपनी जैसे जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर कुछ कंपनी, जो लोग शेयर मार्केट का पढ़ाई करते हैं वो फटाफट समझ सकते हैं कि ये क्या है, और नहीं सब पढ़ते हो तो कोई बात नहीं सर, बट इतना तो बेसिक नॉलेज है, इतना समझना चाहिए। सभी सेबी गाइडलाइंस में होता है। जैसे कि ये है NSDL, ये शेयर आ रहा है सर। बारबेक्यू नेशंस ये भी आ रहा है, ये जो आपका डोमिनोज पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज का आई थिंक डोमिनोज पिज़्ज़ा हट जैसे जो कंपनीज चलते हैं उसका इंडियन ऑपरेशन चलाते हैं। ये शेयर मार्केट में आ रहे हैं सर। तो शेयर मार्केट में आने के लिए शेयर का ऑफर करते हैं, तो ऑफर करेगा तो आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई जब करोगे तो उसके बाद आपको अलॉट भी होना चाहिए। ठीक है, तो जून का ऑफर था, यहाँ पर जो एग्जाम्पल कर रहे थे जून में ऑफर था, और अप्लाई जब अलॉटमेंट हुआ तो नवंबर में भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो पॉइंट वही है कि अगर सर्टेन टाइम लिमिट क्रॉस हो जाए तो हम उसको लैप्स से बांधेंगे। ठीक है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव इसका भी आ रहा है, LIC का भी आ रहा है सर, बजाज एनर्जी का आ रहा है। ठीक है, कुछ कंपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडिगो पेंट्स, बर्गर किंग, ग्लैंड फार्मा, हो गया सर, सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड का कुछ कंपनी जो मार्केट में शेयर लेके आया था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना सर मैं क्यों शेयर का थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया। मॉडर्न डे में ये बड़ा ही इजी हो गया, बट एक टाइम पे ये बड़ा झमेला हुआ करता था कि ये लैप्स ऑफ टाइम के कारण आपका ऑफर कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? बोलो सर।
भाई Yes, sir. लैप्स ऑफ टाइम क्लियर है कि नहीं है? है दादा। ओके। हाँ सर। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ओके, मतलब जो कंडीशन था कॉन्ट्रैक्ट का वो अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा तो मुश्किल है सर, तो भी कैंसिल हो सकता है। जैसे कि वेयर द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस द प्रपोजल गेट्स रिवोक्ड। This principle is laid down in section 6 of the act. The offerer, for instance, may impose certain conditions such as executing a certain document or depositing certain amount as earnest money. Earnest money मतलब advance, ठीक है? Security money भी बोल सकते हो आप। earnest money या advance money को आप security भी बोल सकते हो, ठीक है? सिक्योरिटी मनी और आपका एडवांस मनी इस तरह का होता है। फेलियर टू सेटिस्फाई एनी कंडीशन विल रिजल्ट इन लैप्स ऑफ द प्रपोजल। एज स्टेटेड अर्लियर, कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस प्रिवेंट्स एन ऑब्लिगेशंस फ्रॉम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस until the condition is satisfied. Suppose where A proposes to sell his house to B for 5 लाख provided B leases his land to A. ये प्रपोजल ही दे रहा है ऐसा कि वो अपना घर B को देना चाहता है 5 लाख में, बट बदले में B को अपना लैंड लीज में देना पड़ेगा A को। If B refuses to lease the land, the offer of A is revoked automatically. मतलब वो अपना घर 5 लाख में बेच देगा B को, लेकिन बदले में B को अपना एक जमीन है उसको लीज में देना पड़ेगा A को। समझ में कुछ आ रहा है सर? कंडीशन के साथ आ रहा है ऑफर, ये ऑफर कंडीशनल ऑफर है। तो कंडीशनल ऑफर में कंडीशन फुलफिल होगा तो ही ऑफर आगे बढ़ेगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ऑफर रिवोक ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। जैसे मानो कि आजकल ये मास्क बहुत जगह में मैंडेटरी किया गया है, ठीक है? आप किसी मूवी हॉल में मूवी देखना चाहते हो और आप मास्क लेके नहीं गए, ऐसे बहुत सारा मूवी हॉल है जो बिना मास्क का एंट्री नहीं देगा। वो पहले ही लिख के रखता है जो मास्क पहन के आएगा उसी को एंट्री देना है, जो मास्क पहन के नहीं आएगा उसका नो एंट्री। तो आप मास्क पहन के नहीं गए, टिकट काटे थे आपने, बट उसमें वो टिकट में टर्म्स कंडीशंस में लिखा हुआ है, और बिफोर दैट वो अपने टिकट काउंटर में भी लिख के रखा था विदाउट मास्क नो एंट्री। आपने टिकट काट लिया तो फिर मास्क नहीं है आपका, आप फिर भी बोल रहे हो आपको एंट्री देना चाहिए, क्या सच में एंट्री देना चाहिए या रिवोक हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। Revoke, sir. रिवोक हो जाएगा, ठीक है ना सर? बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय डेथ और इंसैनिटी, death or insanity of the proposer would result in automatic revocation of the proposal, but only if the fact of death or insanity, if the fact of death or insanity, if the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor. Death or insanity of the proposer would result in automatic revocation of the proposal, but only if the fact of death or insanity comes to the knowledge of the acceptor. मतलब जिसने ऑफर किया था, ठीक है, वो ऑफर करके मर गया, तो कोई बोल रहा था कि सर अगर डेथ हो जाए तो एक्सेप्टर को भी पता होना चाहिए ना कि उनका डेथ हो गया है जिनका ऑफर था। हेलो सर, तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाएगा, बट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर तो होना चाहिए। हेलो सर। Yes, sir. बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर तो आप लोगों ने देखा ही है कि आप लोग बार्गेन मार्केट तो देखे हो ना सर? बार्गेन मार्केट, वो मार्केट में जाते हैं बार्गेन करते हैं, दुकानदार ने बोला, दुकानदार ने क्या बोला 100 रुपया, आप बोले 80 रुपया, ठीक है? दुकानदार ने बोला 100 रुपया, आपने बोला 80 रुपया, तो ऑफर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बोलो। यस ये सर। देखो ऐसा change बार्गेन होगा। मार्केट Yes, कुछ sir. इस तरह का होता है इंडिया में। ये भीड़ वाला का जो मार्केट है ये बार्गेन मार्केट आप कह सकते हो इसको, है ना? ये इंडिया का फेमस बार्गेन मार्केट है, इसमें बहुत दर दाम चलता है। दुकानदार ने इस जो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको 100 रुपीज़ दाम बोला, आपने बोल दिया 80 रुपीज़, तो वो पुराना वाला ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया ना। दुकानदार का जो 100 का ऑफर था वो रिवोक हो गया, अभी आपका न्यू 80 वाला ऑफर चालू हो गया। फिर अगर दुकानदार ने फिर बोला नहीं नहीं दीदी 90 दोगे तो चलेगा, फिर आपका 80 वाला ऑफर रिवोक हो गया। समझ में आ रहा है?
यस सर। यस। तो ऑफर कब है कब ना? रिवोकेशंस होते हैं, इसका तो पूरा आइडिया आपको लग गया। मतलब क्या कब कब ऑफर कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका पूरा सर्टेन एक सिस्टम है। ऐसे नहीं कि ऑफर करने से ही वो कैंसिल हो जाएगा, कुछ स्पेशल ऑकेशंस में ही ऐसे हो सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ऐसे हो सकते हैं। बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, मतलब जिस तरह से आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया था, अगर उस तरह से आपने एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर तो भी ये ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। एंड बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, लीगल पॉइंट में काम करोगे तो सर हर चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर काम इलीगल वे में होगा तो फिर उसमें भी ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इलीगलिटी बहुत कुछ हो सकता है कि आपने किसी को मतलब बोल रहे हो इस तरह के, भाई मैं तेरा काम करके दूंगा बट बदले में मुझे ना हीरोइन देना पड़ेगा। हीरोइन जमन समझते हो ना, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ड्रग्स देना पड़ेगा नशा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का कोई कंडीशंस एक्सेप्टेंस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो इलीगलिटी है, वो इलीगल पॉइंट में आपको सेक्शन पेनल कोड सेक्शंस में लेके चला जाएगा। ठीक है, या फिर किसी के साथ कोई फ्रॉडबाजी करना, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्शन 420 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ना करना जिसमें कोई भी एक्सेप्टेंस ऑफर में इलीगलिटी आ जाए, तो वो सभी केस में ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा सर, रिवोक हो जाएगा। तो স্যার मैं बोलो सर। স্যার আমার মিস হয়ে গেছে এই পার্টটা, कौन पार्टটা বল? ওই যে লাস্টে যে ইলিগালিটির পার্টটা ফুল अच्छा, পয়েন্টটাই। पूरा पॉइंट है इलीगलिटी, मतलब अगर किसी भी केस में इलीगलिटी आ जाए। ठीक है, इलीगलिटी मतलब आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि इलीगली किसी को इलीगल काम के लिए ऑफर करते हैं। जैसे मानो कि तुमको कोई कह रहा है, जैसे एक फेमस कहानी बताते हैं। ये अपने पटना जो है, अपना इंडिया का बड़ा बड़ा प्यारा सा जगह है सर पटना। पटना में मतलब बुद्धिमान लोगों का ना शहर है, आप बोल सकते हो सीरियसली, बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं पटना में। एक एग्जाम्पल चलो आ गया दिमाग में कि पटना में ऐसे होते हैं कि सरकारी लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं ना, आईपीएस आईएएस, फिर तुम्हारा जो भी गवर्नमेंट लेवल ऑफ एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए ना पटना में बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, बहुत भरपूर है वहाँ पर, और बहुत जाने माने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाला कोई ना, बहुत ही मतलब खास खास कोचिंग क्लासेस है वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे एक उसके ऊपर एक मूवी भी हुआ है, वो क्या नाम है उन सर का, वो जिसमें ऋतिक ने जो वाला सुपर movie था, 30। सुपर 30, क्या नाम है सर का नाम, आनंद सर, आनंद सर, हाँ। तो इस तरह का और भी बहुत सारे हैं सर। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आजकल अपने खान सर पटना है। में, हाँ खान सर भी बहुत फेमस है। यस, खान सर बहुत फेमस है। सर खान सर। उनका बिल्डिंग गिर गया था एक बार बिल्डिंग यस छत सर, गिर गया था इधर पुल के मारे। बमबारी भी हुआ है। अरे बाप रे। ठीक है, तो बात समझो। तो अभी मैं जो बात कहूँगा उसमें प्राउड से ज़्यादा दुख बहुत ज़्यादा होगा। तो ये पटना में बहुत चलता है, इवन यूपी में भी चलता है। इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी होता है ये सब चीज़ों में। क्या डुप्लीकेसी मतलब, एग्ज़ाम देना है किसी को, सपोज एक्स को एग्ज़ाम देना है, मतलब ये रियल कैंडिडेट है एक्स। ठीक है, अब एक्स के जगह में जेड कोई है, जो उसको क्या बोलते हैं, मुन्ना भाई बोलते हैं। सही बोला मैंने? यस सर। प्रॉक्सी हो सकते हैं सर। नहीं, प्रॉक्सी नहीं, दे आर कॉल्ड मुन्ना भाई इन यूपी बिहार में, ये मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एक्स के जगह में जेड एग्जाम देगा, एक्स के जगह में जेड एग्जाम देगा, बदले में ये 3-4 लाख लेगा सर, 5 लाख 6 लाख, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम। किस तरह का एग्जाम है वो डिपेंड करता है। मतलब एग्जाम देने के बाद पास होके कितना तरह का जॉब मिलेगा, करोड़ों में भी हो सकता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द जॉब एंड द सैलरी पैकेज। ओके, तो एक्स के जगह मुन्ना भाई एग्जाम देगा, तो ये इलीगल ना हो गया सर? इट्स टोटल इलीगल। बंगाल में भी 2-4 केस हुआ था, पकड़ा गया, बट यूपी बिहार में बड़ा फेमस है। दिमाग वाले लोगों का शहर है ना, बहुत दिमाग है सर वहाँ पर, लोगों का मैथमेटिक्स अभी दिमाग बहुत। कम हो गया है सर। नहीं सर, कुछ कम नहीं हुआ कम हुआ रे अभी भी है, हाँ, अभी भी अरे है। देखो, विश्वजीत बोल रहा है अभी भी है सर, मुझे है खबर बट है। कम हो गया है, बिहार में कम हो गया है। अच्छा ठीक है, बिहार का डेवलपमेंट हो तो इंडिया का ही अच्छा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग वाले का जगह है सर, सम्राट अशोका का जगह है। ये बिहार का हालत खराब हुआ, ये तो बहुत खराब बात है। हाँ, पटना या पाटलिपुत्र इंडिया का कैपिटल हुआ करता था मगध का, पूरा भारत का। सम्राट अशोक यहीं से है, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से है, और अपना आचार्य चाणक्य भी यहीं से है।
तो ये शहर जिस दिन इंडिया के नक्शे में फिर से वापस आ जाएगा ना एकदम अपने तेज के साथ, उस दिन जान लेना भारत का कोई समस्या नहीं है। आई एम नॉट जोकिंग सर, आई एम सिंह भी वहीं से है। हाँ, अनंत सिंह भी वहीं से है। कौन सिंह में समझ में नहीं आया। आनंद कुमार। अनंत कुमार, आनंद सर। अनंत सिंह। अच्छा ठीक है समझ गया। मैं कुछ फेमस लोगों के बारे में बोला तो चुप रह जा। अच्छा, तो अल्टीमेटली आई थिंक आप लोग समझ गए कि इलीगलिटी क्या हो सकता है। नंदिनी क्लियर है? मतलब इलीगल वे में कोई भी काम कराओ तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, रिवोक हो जाएगा। ওকে স্যার, ओके ना, बुझे कैसे कि बोझा जायनी বল? বুঝেছি। বুঝেছিস। গল্প করে বলে দিলে মনে থেকে যায়, এই জন্য একটু গল্প করে বলে দিই। ओके, समरी। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया सर। तो बेसिक में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो जाने, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन H में क्या बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन I में क्या बोला है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, और आज तो हम लोगों ने पूरा एकदम ऑफर एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन भी जान लिए है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है और उसका रिवोकेशन कैसे होता है। अच्छा, क्या क्या टर्म हम लोग इस चैप्टर में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में भी इस पर्टिकुलर एरिया से सवाल काफ़ी अच्छा रहता है बिकॉज द बेसिक एरिया। अच्छा, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, इसमें प्रोपोजल क्या है, ऑफर क्या है, कौन सा सेक्शंस में कहा है, ये सब क्लास में डिस्कस हो चुका है। फिर भी आप लोग एक बार इसको समरी को रिकॉल कर सकते हो। प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, सेक्शंस के हिसाब से भी बोल के रखा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका भी सेक्शंस बोला है। प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी कौन है, ये सब मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं। जिनका पुराना क्लास मिस है, आई विल शेयर क्लास विद देम, और जिन्होंने किया है वो बस एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, अच्छा, कंसिडरेशन, इस नेक्स्ट दिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। कंसिडरेशन वेरी वास्ट एरिया, कंसिडरेशन, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स, ओके, नेक्स्ट डिस्कशन। अच्छा, फिर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा का सारा मैंने इस क्लास में डिस्कस किया। ओके, चलो कुछ MCQ क्वेश्चन एक दो बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सर, बोलो। नॉलेज टेस्ट करते हैं, क्विज हो जाए सर। यस सर। चलो, जय सर। नॉलेज टेस्ट हो जाए। चलो क्वेश्चन रीड करो, मैं आता हूँ 2 सेकेंड में। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? हो गया पढ़ाई? सर 1 का बी कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज, क्या होगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। क्या सभी का जवाब कॉन्ट्रैक्ट है या किसी और का कोई जवाब होगा? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। चलो मैं नाम पकड़ पकड़ के पूछूंगा, ठीक है। जिसकी जो सही जवाब देगा उसको 1 करोड़ मिलेगा, और गलत होने से 1 करोड़ वो मुझे देगा, ओके। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, सही है सर। 1 करोड़ जीत गया, सभी कोई 1 करोड़ जीत गया, वेरी गुड। अच्छा, ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज वैलिड बट नॉट एनफोर्सेबल, enforceable at the option of both the parties, enforceable at the option of the one party, not enforceable in a court of law. बोलो सर। नॉट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, नॉट एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, राजू ने बता दिया पहले। नॉट एनफोर्सेबल, वॉइड एग्रीमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते, दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। जिन्होंने पहला क्लास नहीं किया उनको थोड़ा दिक्कत होगा, मैं शेयर करूंगा, लेकिन जिन लोगों ने वो सब क्लास एकदम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा ये सब क्वेश्चंस का जवाब देने में। ओके, नेक्स्ट, अरिजीत बोल,
अरिजीत सुन रहा है? An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereon, but not at the option of the other or others, is valid contract, void contract, voidable contract, illegal contract. अरिजीत बताना. हाँ, voidable. voidable. वेरी गुड. सबको एग्री हो गया या किसी को दूसरा कोई जवाब लगता है? नो सर, voidable. voidable. वेरी गुड सर. ओके, रोशनी जवाब देना. when the consent of a party is not free, the contract is void, voidable, valid, illegal. रोशनी आशीष. है ना, avoidable. when the consent of a party is not free, the contract is Void. voidable. क्या सबको एग्री हो इस आंसर के साथ? यस सर. सबको एग्री हो. वेरी गुड सर. कि जब भी किसी को कोई फोर्सफुली किसी से कोई बेसिकली ये वाला पॉइंट का रिपीटेशन हो गया. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाई एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर, मतलब अगर किसी को जबरदस्ती किसी चीज के लिए राजी किया जाता है, इसका मतलब जिसके ऊपर फोर्स क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है. व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री, इसका मतलब उसको डरा के, उसको धमका के, भाई हाँ बोल नहीं तो कान के नीचे बंदूक लगा के हाँ करवाते हैं, ठीक है, मानना ही पड़ेगा. इसका मतलब जिसको जबरदस्ती किया जा रहा है उसके एंगल से ये वाइडेबल है, ठीक है. उसको कहते हैं एग्रीव पार्टी. क्या कहते हैं सर? जिसके साथ खराब हो रहा है, जिसको यहाँ पर वीकर माना जा रहा है, उसको कहते हैं एग्रीव पार्टी, है ना. और एग्रीव पार्टी के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होते हैं, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए पार्टी इज नॉट फ्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल. वेरी गुड सर. अच्छा चलो नेक्स्ट. सायनी बोल भी. In case of illegal agreements, the collateral agreements are valid, void, voidable, none of these. Sir, void. Void. वाह, आप लोग तो सब कोई बहुत अच्छा बोल रहे हो. इलीगल जो एग्रीमेंट इलीगल है उसके साथ रिलेटेड कोलैटरल, मतलब उसके साथ कनेक्टेड अगर कोई भी एग्रीमेंट हो, इलीगल एग्रीमेंट के साथ अगर कोई अच्छा एक काम भी हो रहा है, मतलब कुछ काम इलीगल है लेकिन कुछ पार्ट सही है, उसमें इलीगलिटी नहीं है, लेकिन इलीगल के साथ जुड़ा हुआ कुछ भी चीज हो वो भी इलीगल माना जाएगा और वो भी वॉइड हो जाएगा. वेरी गुड सर, वेरी गुड. समझ में आ रहा है ना सर? जितना अंदर से पढ़ोगे, जितना समझदारी के साथ पढ़ोगे, उतना अच्छा आप जवाब दे सकते हो. नेक्स्ट आयुष, ट्राई कर. एन ऑफर में लैप्स बाय रिवोकेशन, काउंटर ऑफर, rejection of offer by offeree, all of this. All of these होगा सर. अरे वाह, क्या सही बोला? सबको क्या लगता है, सही बोला कि नहीं बोला? यस सर, ऑल ऑफ दिस. सही बोला सर. ऑफर लैप्स होने का रिवोकेशंस भी हो सकते हैं, काउंटर ऑफर भी हो सकते हैं, रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफर भी हो सकते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, क्या होगा? ओपन क्वेश्चन है. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. वेरी गुड सर. बार रोज बताते ना ये वाला. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. वेरी गुड सर. चलो ये सब थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है. चलो देखते हैं क्या है घुमा हुआ क्वेश्चन. स्पिन बॉल, गूगली. इफ ए सेज टू बी I offered to sell my house to you for rupees 10 lakh, and B accept the offer by saying clearly, I accept your offer. It is an implied offer, express offer, general offer, none of the above. एक्सप्रेस ऑफर. Express offer. सिंपल है. वेरी गुड सर, एकदम सिंपल है. एक्सप्रेस ऑफर. इसने बोला कि मैं अपना घर बेचूंगा 10 लाख में, वो भी अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर. ये एक एक्सप्रेस ऑफर है. थैंक यू सर. कोई गूगली नहीं था, स्ट्रेट डिलीवरी था, कोई गूगली नहीं था इसमें. ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. देख के तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है, बट आई थिंक ये भी आसान होगा. ए ऑफर्ड ए रिवॉर्ड ऑफ रुपीज 10,000 फॉर रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग आर्टिकल्स. ठीक है, कुछ गुम हो गया, उसके लिए वो एक रिवॉर्ड देने का
बात कर रहा है फॉर रिकवरी ऑफ सम वैल्यूएबल मिसिंग आर्टिकल्स। बी हु डिड नॉट नो ऑफ दिस ऑफर, मतलब बी को पता नहीं है कि इन्हें ऐसा कुछ ऑफर दिया है, उसने मिसिंग आर्टिकल्स ढूंढ के निकाला। Which one of the following is the correct solution to this problem? Giving delivery of articles to A amounts to an acceptance and hence B is entitled to get the reward of 10,000. Giving delivery of articles to A amounts to performance of a condition precedent to an offer and hence there is a valid acceptance. So B must get the reward of 10,000. As there is no acceptance of an offer due to want of knowledge, B is not entitled to get the reward of 10,000. In the absence of any legal obligations on A, no claim for reward of 10,000 is maintainable by B. क्या लगता है सर? Which option is the right answer? C. As there C. is no acceptance of an offer due to want of knowledge, B is not entitled to get the reward of 10,000. Very good sir. वो लालमन शुक्ला का केस था ना, रियल केस, लालमन शुक्ला और गौरीदत्त का, लालमन शुक्ला, हाँ, हाँ, सर्वेंट, हाँ, सर्वेंट का, उसका निफ्यू गुम हो गया था, हो गया था, हाँ। निफ्यू खो गया था। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मतलब सिंपल बात है कि हो सकता है कि 10,000 का रिवार्ड का ऑफर किया गया है ए की तरफ से, बट बात यह है कि बी को इसके बारे में कुछ पता है क्या? ये ऑफर के एक्सेप्टेंस बी ने किया था, बी ने पूछा था ए को कि अगर मैं ढूंढ के दूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? ये अलग बात कि ऑफर जनरल था, बट बी के इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए बी क्लेम नहीं कर सकता। एंड दिस इज वाई एज देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर ड्यू टू द वांट ऑफ नॉलेज, बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द रिवार्ड ऑफ रुपीज 10,000। सिंपल थिंग। वेरी गुड सर, वेरी गुड। Arun has 2 cars, one of white color, ठीक है, one of 10 का चल रहा है ना, okay, one of white color and another of red color. He offers to sell one of the cars to Basu, thinking that he is selling the car which has white color. Basu agrees to buy the car, thinking that Arun is selling the car which has red color. Will this agreement becomes a valid contract? नो सर, नो सर। क्यों सर? क्योंकि कॉन्सेप्ट फ्री नहीं है। कॉन्सेप्ट फ्री नहीं है? कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सर मिसकम्युनिकेशन है। सर मिसकम्युनिकेशन আছে, এটা ঠিক অফারটা যায়নি। मतलब आप ये बोलो कि सर्टेन नहीं है। हाँ, नो सर्टेनिटी, कंडीशन सर्टेनिटी नहीं है कंडीशन, इट्स वेग है ना, क्लियर कट बात नहीं हो रहा है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन बोल सकते हो क्या? यस। नहीं, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है बट क्लियर नहीं है। नो इज द राइट आंसर, नो इज द राइट आंसर। एग्रीमेंट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, बिकॉज इसका यहाँ पर रीजन नहीं दिया है, बिकॉज ये रीजन इसका यही है कि सर्टेन नहीं है कि भाई कौन सा गाड़ी बेचेगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, हाँ, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। वेरी गुड सर। व्हाइट कलर या रेड कलर, okay, he offered to sell one of the cars to Basu, thinking that he is selling the car which was white color. Basu agrees to buy the car, thinking that Arun is selling the car which is a red color. तो फिर मतलब वो दोनों के बीच में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं हो रहा है और बात बन नहीं रहा है। प्रियांशु आचीज, प्रियांशु बुझते हो आचीज? A dress is displayed in the showroom with a price tag attached to the dress. A buyer interested in the dress and ready to pay the price mentioned in the tag approached the shopkeeper for purchasing the dress. A dress is displayed in the showroom with a price tag attached to the dress. A buyer interested in the dress and ready to pay the price mentioned in the tag approached the shopkeeper for purchasing the dress. Now, the shopkeeper can refuse to sell the dress as display of dress is just an invitation to offer. The shopkeeper cannot refuse to sell the dress as the buyer has accepted the offer. In case of refusal, the shopkeeper will be liable for breach of contract. The shopkeeper cannot refuse to sell this dress but may charge higher price. What is the right answer, sir? invitation to offer. Sir, yeah. Invitation to offer, sir? A. Very good, sir. A. Kajal, A is the right answer, na? Shopkeeper can refuse to sell the Yes, dress as sir. display of, so the dress of display of dress is just an invitation to offer. Very good, sir. तो इस तरह का क्वेश्चंस
इस मैट मैं जिन लोगों के पास है उनके पास तो है, जिनके पास नहीं है उनको तो मैं शेयर करके रखा। अगर नहीं शेयर किया तो बाकी क्वेश्चंस एक बार आप लोग घर पे गो थ्रू करना। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाने के बाद नीचे देखिएगा आप लोग ब्रॉड क्वेश्चंस भी है, स्पेशली सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स, उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ मतलब ब्रॉड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। उनको मैं सभी को बोलूंगा, जो सीएस वाले हैं ना उनको भी बोलूंगा, बिकॉज डेप्थ जितना ज्यादा करोगे उतना एमसीक्यू का भी जवाब दे पाओगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सर मान लो हम लोग का एमसीक्यू नहीं है तो हम क्यों पढ़े, सभी को ही पढ़ेगा, मतलब एमसीक्यू तो सॉल्व करेगा ही, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर दे रहा हूँ, एमसीक्यू भी सॉल्व करना है और साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो एक बार घर में लिख लिख के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट दिन देखूंगा और मुझे शेयर भी कीजिएगा मेल में कि सर मैंने प्रैक्टिस किया बोल के, ठीक है, समझ में आया, ताकि मैं टेस्ट जब लूँ तो सभी को बोल रहा हूँ, जो लोग भी अपने कॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी एमसीक्यू है बट फिर भी बोलूंगा कि सर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव करने से भी आपका एमसीक्यू का जो नॉलेज है वो बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया सर, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि समझ में बड़ा अच्छा आया, क्योंकि आप लोग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो, बट इससे भी और बेहतर परफॉर्म करना होना चाहिए, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट के लिए भी पढ़ रहा है उनके लिए तो एमसीक्यू एंड मिक्स्ड अप रहते हैं, स्पेशली सीए में इंटर में मिक्स्ड अप रहते हैं सर। तो फुल ऑफ जैसे है एमसीक्यू भी करो सब्जेक्टिव भी करो, तो दोनों मिला के करो, तो आई डोंट थिंक ये और कोई दिक्कत होगा, ठीक है सर। ओके, कोई क्वेश्चंस है तो करो। सर मेरे से एक भी सवाल नहीं पूछे। तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछे? अरे वो इन जनरल पूछते गए ना, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट दिन इतना जोर पूछेंगे तुम्हें ही पूछते जाएंगे, रुक जाओ। और तो क्लास आएगा, ऐसे थोड़ी ना कि यही क्लास है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पूछे, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम्हें नहीं, मैंने बहुत लोगों को मिस कर गए, ठीक है सर। कोई कुछ पूछना चाहते हो या फिर चलो बाय फिर।